गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हमारी हिंदी की वर्कशीट नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं वर्कशीट नंबर 2, जिसमें पहली है किताबे कविता। किताबे की पूरी कविता हमने ली है, जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 12 और 13 पर है। तो इसकी लाइनें हैं, किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, से लेकर उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे, यहाँ तक मतलब पूर्ण कविता है। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न पहला है, आकृति पूर्ण कीजिए। उसमें एक पद्यांश में मानवीकरण किया गया है जिनका वे। मानवीकरण किया गया है मतलब जिस तरह मानव के बारे में बताया जाता है, मतलब जिस तरह से मानव व्यवहार करता है, उस तरह से इस कविता में कौन व्यवहार कर रहा है? किताबें। नींद में चलना, बेचैन रहना, यह किताबें कर रही है। मतलब मानवीकरण किया गया है कि किताबें ऐसा कर रही है मानव की तरह, तो इसलिए इसका आंसर आएगा पद्यांश में मानवीकरण किया गया है जिनका वे किताबें। सेकेंड, कवि के अनुसार किताबों की बदली हुई दो आदतें। अभी देखिए, कवि के अनुसार किताबों की बदली हुई दो आदतें। आपके पेज नंबर 12 पे सेकेंड पैसेज देखिए, सेकेंड लाइन, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। देखिए, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? पहला आएगा बेचैन रहना और सेकंड आएगा नींद में चलने की आदत। क्लियर? थर्ड है, पद्यांश में आया ग्रंथ रखकर पढ़ने का साधन। अभी देखिए, आपके पेज नंबर 13 पे टेक्स्ट बुक के सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, ये पैराग्राफ पूरा पढ़ते हम लोग। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर। रिहल यानी घुटनों को रिहल की तरह बनाकर, ये जिस तरह से बुक रखते हैं ना टेबल पर, उस तरह से घुटनों को रिहल टेबल के जैसे रिहल की तरह बनाते थे। तो पद्यांश में आया ग्रंथ रखकर पढ़ने का साधन है रिहल। क्लियर? नाउ प्रश्न दूसरा, उत्तर लिखो। उसमें पहला है, पुस्तकों में कभी कभी ये मिला करते थे। पुस्तकों में कभी कभी क्या मिला करते थे? लास्ट पैराग्राफ देखिए, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे, सूखे फूल और महके हुए रुक्के। किताबों में क्या मिला करते थे? सूखे फूल और रुक्के। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सूखे फूल और सेकंड आएगा रुक्के। पुस्तकों के पृष्ठ पलटने में अंतर तब और अब। मतलब कवि बोल रहे हैं कि किताबों का जो पेज है वो पलटने में तब क्या अंतर था और अब क्या अंतर है, यह कवि पूछ रहे हैं। तो तब देखिए यहाँ पे पेज नंबर 13 पे ही, जुबां पर जो जायका आता था तब, मतलब तब में क्या आएगा? जुबां पर जायका आता था। पुस्तकों का जब पेज पलटते थे तब क्या होता था? जुबां पर जायका आता था, मतलब जीभ पर जायका आना। और सेकंड है, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है, मतलब सेकंड आएगा उंगली से क्लिक करना। क्लियर? यानी पुस्तकों के पृष्ठ पलटने में अंतर तब, जीभ पर जायका आना, और अब में आएगा उंगली से क्लिक करना। नेक्स्ट, पद्यांश में आया प्रसिद्ध पेड़। देखिए, पद्यांश में कौन सा पेड़ आया है? सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, सेकेंड लास्ट लाइन, नीम सजदे में पढ़ा करते थे, यानी नीम के नीचे बैठकर। यानी कौन सा पेड़ आया है? नीम का पेड़ आया है यहाँ पे। प्रश्न 3, दो ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। पहला है हसरत से और दूसरा कदरे। जैसा कि मैंने पहले वर्कशीट में आपको बताया था कि क्वेश्चन ऐसा बनाना है जिसका उत्तर निम्नलिखित शब्द होना चाहिए। तो अभी हसरत से,
हसरत से कौन देखता था? तो किताबें। तो क्वेश्चन क्या आएगा? किताबें किस तरह ताकती है? प्रश्न आएगा किताबें किस तरह ताकती है? तो आंसर आएगा बड़ी हसरत से ताकती है। तो प्रश्न लिखेंगे किताबें किस तरह ताकती है। सेकंड, कदरे। कदरे मतलब अब घर में क्या नहीं नज़र आती, या फिर अब घर में क्या नज़र नहीं आती। अब घर में क्या नज़र नहीं आती, यानी यह आंसर क्या आएगा? कदरे। तो क्वेश्चन लिखेंगे अब घर में क्या नज़र नहीं आती। देखिए प्रश्न चौथा, संजाल पूर्ण कीजिए। कवि किताबें यहाँ रखते थे। देखिए पेज नंबर 13 पे सेकंड लास्ट पैराग्राफ में ही दिया है। कभी सीने पर रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपनी रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे। छूते थे ज़बी से यानी माथे से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। मतलब कैसे? कभी किताबें कहाँ रख कर पढ़ते थे? सीने पर, एक आएगा सीने पर, दूसरा आएगा गोदी में, 3 आएगा घुटनों पर और 4 आएगा माथे से लगाकर। क्लियर? नाउ प्रश्न 5वां, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। इल्म, ज्ञान। इल्म, ज्ञान। सेकंड, आइंदा, भविष्य में। आइंदा, भविष्य में। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है। विलोम शब्द के बदले यहाँ पे लिखिए वचन बदलकर लिखिए। तो विलोम कट कर दीजिए और वहाँ पे लिखिए वचन बदलकर लिखिए। तो पहला है किताबें, वो क्रॉस का साइन कट कर दीजिए, वहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगा दीजिए। किताबें का आएगा वचन बदलकर किताब, और अलमारी का आएगा अलमारिया। क्लियर? अभी नेक्स्ट है जूलिया चैप्टर। आकृति पूर्ण कीजिए। यहाँ पे जूलिया का पैराग्राफ कहाँ से कहाँ तक है ये आपके वर्कशीट में नहीं आया है। तो देखिए आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 16 और 17, पेज नंबर 16 का गृहस्वामी हाँ ठीक है, यानी थर्ड पैराग्राफ। गृहस्वामी हाँ ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ से लेकर पेज नंबर 17 की लास्ट वाली लाइन, लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है, यहाँ तक आएगा ये पैसेज। तो देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या है। जूलिया के 2 काम। देखिए जूलिया के 2 काम, कौन से काम थे जूलिया के 2? फर्स्ट पैराग्राफ में ही इसका आंसर दिया है। तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। तो जूलिया के 2 काम कौन से हैं? एक आएगा बच्चों की देखभाल करना और दूसरा आएगा बच्चों को पढ़ाना। नाउ सेकंड क्या है? मालकिन द्वारा दी गई रकम। मतलब जूलिया को मालकिन द्वारा कितनी रकम दी गई थी? तो इसका आंसर देखिए कहाँ पर है, पेज नंबर 16 पर ही है, सेकंड लास्ट पैराग्राफ में। जूलिया बता रही है ना गृहस्वामी को कि मालकिन ने उसको कितने पैसे, मालकिन ने उसको एक बार पैसे दिए थे। तो कितने दिए थे? मालकिन ने दिए थे सिर्फ 3 रूबल। तो मालकिन द्वारा दी गई रकम आएगा 3 रूबल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 रूबल। ओके, क्लियर? नाउ नेक्स्ट, गृहस्वामी ने दिए जूलिया को नकद। अभी मालकिन द्वारा दी गई रकम थी 3 रूबल। अभी गृहस्वामी ने जूलिया को कितने दिए नकद? सब कट करके, सब काट कर। तो देखिए पेज नंबर 17 पे स्टार्टिंग की ही 4th नंबर की लाइन, दो बचते हैं 11 रूपल देते हुए, संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना। तो गृहस्वामी ने कितने दिए? 11 रूपल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गृहस्वामी ने जूलिया को नकद दिए 11 रूबल। तो लिखेंगे 11 रूबल। नेक्स्ट देखिए,
जूलिया के मन के भाव दर्शाने वाले स्वर। अभी जूलिया के मन के भाव दर्शाने वाले स्वर यह ब्रैकेट में लिखा है, देखिए उसके नीचे ही पेज नंबर 17 पर। जूलिया कांपते हाथों से रुबल लेती है, कांपते ही स्वर में। यह उसके मन के भाव बता रहे हैं कि वो अभी कैसी है, डर रही है, डरी हुई सी है। तो उसके मन के भाव कैसे है, कांपते हैं, कांप रही है, वो डर रही है। तो यहाँ पे हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, जूलिया के मन के भाव दर्शाने वाले स्वर कंपित हुआ स्वर या कांपते स्वर लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे कांपते स्वर। ओके, नाउ नेक्स्ट कारण लिखिए। प्रश्न दूसरा है, कारण लिखिए। गृहस्वामी द्वारा जूलिया से माफ़ी मांगना। अभी गृहस्वामी जूलिया से क्यों माफ़ी मांग रहे हैं, तो देखिए पेज नंबर 17 पे लास्ट पैराग्राफ जो रेड लाइन में लिखा है, रेड कलर से लिखा है, वहाँ पे देखिए 4th या 5th नंबर की लाइन, 5th नंबर की लाइन देखिए, इस बात के लिए माफ़ कर देना। जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया। तो गृहस्वामी द्वारा जूलिया से माफ़ी मांगने का कारण क्या है, तो उन्होंने उसके साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, इसलिए वो जूलिया से माफ़ी मांग रहे हैं। तो हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे, जूलिया के साथ क्रूर मजाक करना। नाउ सेकेंड, गृहस्वामी का जूलिया को संसार के साथ लड़ने के लिए कहने का कारण। गृहस्वामी जूलिया को संसार के साथ लड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं, तो उसको खुद को बचाए रखने के लिए। देखिए लास्ट पैराग्राफ में 5th लास्ट लाइन देखिए, अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। तो गृहस्वामी ने जूलिया को संसार के साथ लड़ने के लिए कहने का कारण क्या है, ताकि वह अपने आप को बचाए रख सके। तो हम लोग लिखेंगे ताकि वह अपने आप को बचाए रख सके। प्रश्न तीसरा देखिए, संजाल पूर्ण कीजिए। गद्यांश में आया संसार, गद्यांश में आया संसार। गद्यांश में कौन सा संसार आया है, तो गद्यांश में आया है क्रूर, कठोर, निर्मम और हृदयहीन संसार। ये लाइन भी देखिए पेज नंबर 17 पे 4th लास्ट लाइन है, इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। तो कौन सा संसार आया है, कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन। तो हम लोग लिखेंगे कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन। प्रश्न चौथा, आकृति पूर्ण कीजिए। निर्दय संसार से लड़ने के हथियार। गृहस्वामी ने जूलिया को इस निर्दय संसार से लड़ने के लिए कौन से हथियार बताए हैं, देखिए अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। तो कौन से हथियार, दांत और पंजे। तो एक लिखेंगे दांत और सेकंड लिखेंगे पंजे। सेकंड, संसार में जिनके लिए कोई स्थान नहीं है वे। यहाँ पे गृहस्वामी बोल रहे कि संसार में किन लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। यह भी लाइन देखिए इसी पैराग्राफ में है, 17 पेज नंबर के सेकंड लास्ट लाइन। इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। तो संसार में जिनके लिए कोई स्थान नहीं है वे है, एक में आएगा दब्बू और सेकंड में आएगा रीढ़ रहित। ओके। प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित शब्दों के दो समानार्थी अर्थ लिखे। मतलब इस एक शब्द के दो अर्थ लिखने हैं हमें। पहला है पर, इसका एक अर्थ आएगा लेकिन और दूसरा आएगा पंख। ज़रा, सेकंड है ज़रा, ज़रा यानी थोड़ा और दूसरा आएगा ज़रा का बुढ़ापा। ठीक है, तो लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते अभी हम लोग। मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरा है सबक सिखाना, सबक सिखाना यानी दंड देना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वाक्य, पुलिस ने लोगों को धमकाने वाले गुंडों को अच्छा सबक सिखाया।
सबक सिखाना, दंड देना, और वाक्य लिखेंगे, उसके आगे ही वाक्य लिखेंगे, पुलिस ने लोगों को धमकाने वाले गुंडों को अच्छा सबक सिखाया। तो इस तरह से हमने हमारी वर्कशीट नंबर 2 सॉल्व कर ली है। आप ठीक से लिख लीजिएगा। धन्यवाद।